तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे चल रहे हैं टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में और उसका हम लोग अच्छे से सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। यह ज़्यादा समय का भी वीडियो नहीं होता है, कम से कम 10 से 15 मिनट का समय का रहता है। तो इसको आप वॉच कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में अपना आगे हाथ बढ़ाइए। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज वहीं से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और उसका हम लोग आगे की ओर पढ़ते हुए चलेंगे। तो 30वां क्वेश्चन क्या है? तो 30वां क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में पहला अवतल, क्या दोस्त पहला क्या है, पहला क्या है दोस्त, पहला है आपका दिया गया अवतल, पहला क्या है अवतल, और बी में क्या है समतल, और सी में क्या है उत्तल, और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो उत्तल दर्पण होता है हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या बनाता है तो प्रतिबिंब छोटा बनाता है, यानी कि वस्तु से भी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन? तो वह कौन सा दर्पण है? तो वह उत्तल दर्पण है। और अगर कौन सा दर्पण है दोस्त? तो वह उत्तल दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कैसा? छोटा, बड़ा, समान, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। क्या दोस्त? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? ऑप्शन ए में है कम, बी में है ज़्यादा, सी में है समान, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो बताइए कि निर्वात की में प्रकाश की चाल कितना होता है? किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? यह डाटा आप इसको याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह हमेशा पूछा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्त? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें? तो निर्वात में। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ नहीं हवा हो, नहीं कुछ हो, जहाँ बोलने पर एक दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। जहाँ वैक्यूम, इसका इंग्लिश क्या होता है? वैक्यूम, यानी कि वहाँ हवा भी उपस्थित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? सबसे तेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाने में प्रदर्शित होती है। यानी कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? डायरेक्टली क्वेश्चन समझिए क्या, कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, कि प्रकीर्णन के कारण, कि अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका कारण क्या होता है? तारों का टिमटिमाना किसके कारण दोस्त? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। इसमें क्या होता है, इस तारे कैसे टिमटिमाते उसको हम लोग समझते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का तापमान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, और घनत्व तो क्या होता है? बदलता रहता है। यानी कि समझिए पृथ्वी जो है बहुत सारे परतों से मिलकर बना है, उसके लेयर बाय लेयर परतों से मिलकर क्या बना है? पृथ्वी बना है। तो पृथ्वी के हर लेयर का, हर वायुमंडल का तापमान पृथ्वी पर क्या होता है? तो डिफरेंट होता है, तापमान डिफरेंट होता है, घनत्व तो उसका अलग अलग होता है। यानी कि अगर उसी से क्या होता है, प्रकाश किरणें जाती है तो वह क्या करता है? उसको अपवर्तन करता है। डिफरेंट टेम्परेचर होने के कारण क्या करता है? उसको अपवर्तन करता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विविधता, अंकुरन, प्यूबर्टी, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या कहलाता है? प्यूबर्टी कहलाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संसाधन में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? डायफ्राम, कंडोम, कॉपर टी एवं लूप, की इनमें से सभी। क्या कह रहा कि जनसंख्या नियंत्रण, इसको क्या समझ सकते हैं? जनसंख्या नियंत्रण में इसमें से कौन सा उपकरण है जो उत्तरदायी है, प्रभावी उपाय है, उसको हम लोग प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? तो
जनसंख्या को रोक सकते हैं या निषेचन होने से रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायफ्राम का यूज हो सकता है, कॉन्डोम का यूज हो सकता है, जिससे क्या होगा, मेल स्पर्म और क्या होगा, फीमेल स्पर्म क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को मिलने नहीं देगा और निषेचन नहीं होगा, जिससे वह क्या होगा, तो परिवार नियोजन का कारण बनेगा। कॉपर टी एवं लूप, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, प्रभावी उपाय है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंटाविज्म का क्या अर्थ है, संतति में जनकों के गुणों का आना, संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्त, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, यानी कि जो अभी क्या है, लक्षण जनक में नहीं। जनक किसे कहते हैं, तो मेल को और फीमेल को कहें क्या कहते हैं हम लोग, जनक कहते हैं। उसमें जो कोई बीमारी है उसमें लक्षण नहीं है, लेकिन उसमें किसी भी में आ सकता है। तो यह किसके कारण हो सकता है, पूर्वजों में किसी में होगा तो उसमें आ सकता है, यह कह रहा है। तो संतति में पूर्वजों के गुणों का आना क्या कहलाता है, तो एटाविज्म का अर्थ होता है। मतलब इसका एटाविज्म का अर्थ होता है क्या, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, क्या, किसी जीव की जीनो संरचना क्या कहलाती है, फेनोटाइप, जीनोटाइप, अनुवांशिका की विविधता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है, किसी जीव की जीनीटाइप क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, मेंडलवाद, लामार्कवाद, सूक्ष्म विवाद की डार्विनवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्या कहलाता है, डार्विनवाद। क्या कहलाता है, डार्विनवाद। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, डार्विनवाद। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, CFC, ADP, ATP की DDT। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, तो यह क्या करता है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला एक प्रकार का क्या है, रसायन है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं अपघटक, सर्वाहारी यानी कि जो सब चीज खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, शाकाहारी जो मांस नहीं खाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, शाकाहारी कहलाते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के जो अंतर्गत आते हुए कौन होते हैं, तो शाकाहारी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC का व्यापक उपयोग कहलाता है, यानी कि होता है, किसमें होता है, जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में, कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में क्या होता है, CFC का उपयोग होता है। तो CFC का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है। तो चलिए बताते हैं, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से बोल रहे हैं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।